नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बंसीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। जैसे कि हमारे कोरिलेशन और स्क्यूनेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना और उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उनको ज़रूर देखना। उन्हीं चैप्टर के साथ हमने उनके कुछ MCQs भी डिस्कस किए थे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और ये जो हमारे जो लेक्चर चल रहा है स्टैटिक्स के, ये एंटी UGC नेट और इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन है, जिसे हिंदी में संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टिगेटर और एंटी UGC नेट का ही एक टॉपिक है, जो कि आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 दिन तक चलने वाला है। आज हम इसके कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके कुछ बेसिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम इसके जो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैम्पलिंग होती क्या है और ये जो संगणना ये क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे कोई बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अगर हमारे ब्लड की अगर चेकिंग करता है तो ब्लड की कुछ बूंद की ही जांच करता है, कुछ बूंद ही हमारे शरीर से निकालता है, ना कि वो पूरे खून को निकालता है। तो ठीक है, वो डॉक्टर क्या थोड़ी सी बूंदें निकाल कर ही हमारे पूरे ब्लड का निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे हमारे घर में कोई सब्जी वगैरह बनती है या अदर कोई चीज़ बनती है, तो हम थोड़ी सी चक्कर उसके बारे में पूरा निष्कर्ष निकाल देते कि हाँ, ये इसमें मिर्ची ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी अनुसंधान के लिए सूचना समंकों का संग्रहण 2 प्रकार से हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी निष्कर्ष निकालना चाहो तो आपके पास 2 मेथड हैं। या तो आप उस पूरी वस्तु है उसका इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, उसके पूरे के बारे में जाँच करो, या फिर जो इसका दूसरा मेथड है वो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पूरी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन न करके उसमें से थोड़ी सी चीज़ के आधार पर अगर आप पूरा निष्कर्ष निकाल लेते हो तो इसे हम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे थोड़ी डिटेल में दी हुई है। सेंसिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम हिंदी में संगणना अनुसंधान बोलते हैं। जब अनुसंधान में प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना संग्रहित की है तो ऐसे अनुसंधान को संगणना अनुसंधान बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है और अगर आप संपूर्ण चीज़, मतलब जो भी संपूर्ण वस्तु है, उन सभी का यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसे हम संगणना अनुसंधान बोलेंगे। ठीक है, सेकंड जो इसकी विधि है वो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्या होता है, जब सभी इकाइयों की जगह मात्र कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के विषय में सूचना संग्रहित की जाती है तो उसे प्रतिनिधि अनुसंधान कहते हैं, प्रतिदर्श अनुसंधान बोलते हैं। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड का कुछ सैंपल निकाल कर वो हमारे संपूर्ण जितना भी ब्लड होता है उसके बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। जैसे हमारे घर में अगर कुछ बना हो तो हम छोटी सी चीज़ चख कर बता देते हैं कि हाँ भाई, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो उसे हम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। देखो, इसमें एक पॉइंट आया है समग्र। ठीक है, जैसे संगणना, इसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है, अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाई को सामूहिक रूप से समग्र तथा समग्र के प्रत्येक मद को इकाई कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यदि हमें किसी कारखाने के मजदूरी का अध्ययन करना है तो कारखाने के समस्त श्रमिक सामूहिक रूप से समग्र कहलाएंगे तथा श्रमिक इकाई या अवयव एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हम किसी कारखाने में अगर किसी मजदूरी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी लेबर होगी उनको सामूहिक रूप से समग्र बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम समग्र पॉपुलेशन भी समग्र कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कहते हैं। समग्र का वर्गीकरण कैसे होता है, देखो
इकाइयों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इकाइयों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है? एक होता है परिमित समग्र, मतलब फाइनाइट यूनिवर्स। इसका अर्थ क्या है? जिसे हम गिन सकें, ठीक है, जिसकी संख्या सुनिश्चित हो, उसे हम फाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं, मतलब परिमित समग्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, जैसे विद्यार्थियों की संख्या उसे हम गिन सकते हैं आराम से, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे फाइनाइट यूनिवर्स बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड जो हमारा है इकाई के आधार पर वर्गीकरण, वो है अपरिमित समग्र या अनंत समग्र, जिसे हम इंग्लिश के अंदर इनफाइनाइट यूनिवर्स भी बोलते हैं। देखो ये होता क्या है, यदि समग्र में इकाइयों की संख्या अनंत हो तो समग्र अपरिमित समग्र कहलाता है। जैसे अगर कोई पॉपुलेशन अनगिनत है, जिसे हम गिन नहीं सकते, या फिर उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम अनंत समग्र या फिर अपरिमित समग्र भी बोलेंगे, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं यहाँ पे। जैसे तारों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, और पेड़ों की पत्तियों की संख्या, पेड़ की पत्तियों की संख्या को हम गिन तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण उसको हम इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर गिना जाता है, ठीक है। सेकंड जो इसका आधार है वो है इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर समग्र का वर्गीकरण। देखो इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर समग्र का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? एक तो वास्तविक समग्र और एक होता है काल्पनिक समग्र। वास्तविक समग्र क्या होता है? यदि समग्र की सभी इकाइयाँ मूर्त रूप से विद्यमान होती है तो समग्र वास्तविक या अर्थात समग्र कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो समग्र होता है उसको हम अगर देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, तो वो समग्र क्या होगा? वास्तविक समग्र कहलाएगा। जैसे श्रमिकों की संख्या हो गई, ठीक है, क्लास में बैठे स्टूडेंट्स की संख्या हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक समग्र बोलेंगे, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। एक होता है काल्पनिक या फिर सैद्धांतिक समग्र, हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल यूनिवर्स। इससे ये क्या होता है? इसमें इकाइयाँ मूर्त रूप से विद्यमान नहीं होती है, केवल कल्पना की जा सकती है। काल्पनिक समग्र में क्या होता है कि जो इकाइयाँ होती हैं उसको हम देख नहीं सकते, बस केवल कल्पना कर सकते हैं, कल्पना मात्र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ उन दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है, हम इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक समग्र, ठीक है। आंकड़ों के संग्रहण की रीतियाँ, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो आप डेटा का कलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं? एक तो होता है सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड और दूसरा होता है सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसके बारे में हम ऊपर जैसे देख चुके हैं। सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है? इस विधि में समस्या से संबंधित समग्र समूह की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? हम जिस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, हम उसकी सभी जो इकाइयाँ होगी उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि एक चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे भारत में जनगणना की इसी विधि के आधार माध्यम से किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भारत में जो जनगणना होती है वो इसी विधि के माध्यम से की जाती है, ठीक है। भारत के अंदर जो जनगणना की जाती है हर 10 वर्ष के अंतराल के अंदर, वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड के आधार पर ही की जाती है, ठीक है। देखिए सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं, देखते हैं। संगणना अनुसंधान के गुण, इसके गुण क्या हैं? इसके गुण हम देखेंगे। गहन अध्ययन, देखिए अगर हम किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे गहन अध्ययन होता है, ठीक है। दूसरा अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव, इसके अंदर क्या होता है? इस विधि से अनुसंधान उन समस्याओं का भी अध्ययन कर सकता है जिनका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से साधारण
तय नहीं किया जा सकता, जैसे ईमानदारी, दरिद्रता और बेरोजगारी। ठीक है। तीसरा हमारे इसके अंदर पॉइंट है अत्यधिक शुद्धता। इसके अंदर क्या होता है, अनुसंधान की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत निरीक्षण होता है। ठीक है, सभी जो जितनी भी इकाइयाँ होगी सभी का निरीक्षण किया जाता है, तो इससे क्या होता है, अत्यधिक शुद्धता प्राप्त होते हैं। जो हमारे जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं वो अत्यधिक सही निकलते हैं। चौथा जो पॉइंट है, इकाइयों की विभिन्नता में उपयुक्त। देखिए, अगर जिस चीज़ का हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं उसकी जितनी भी इकाइयां हैं सब अलग अलग प्रकार की हैं, कोई भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, संगणना विधि बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, कुछ परिस्थितियों में आवश्यक कैसे, जैसे यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी हो कि जांच में सभी इकाइयों का समावेश आवश्यक है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, संगणना अनुसंधान विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आवश्यक होगी, जैसे जनगणना। ठीक है, संगणना अनुसंधान विधि के जो गुण हैं उसके साथ इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष है आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इसका दोष है वह ये खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि कैसी है, क्योंकि इसके अंदर सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके ये खर्चीली विधि है। ठीक है, असुविधाजनक। असुविधाजनक कैसे हैं, इस विधि से समंक संग्रहण के लिए अलग से एक पूरा बड़ा विभाग स्थापित करना होता है, जिससे अनुसंधानकर्ता को प्रबंध संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अधिक परिश्रम एवं समय। देखिए, अगर हम किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके प्रत्येक इकाई का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली परिश्रम और जो समय होगा वो ज़्यादा लगना ही है। सीमित क्षेत्र में संभव। सीमित क्षेत्र में संभव कैसे है, देखिए, इस विधि का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र में प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता है। जैसे अगर कोई जो इकाई है जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं और वो नष्ट होने जैसी है, जैसे मान लो हम घर में बनी सब्जी का अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो हम केवल कुछ ही इकाई चख कर हम उसका जो निष्कर्ष वो निकाल लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी सब्जी को खाकर ही उसका जो निष्कर्ष है वो निकालें कि हाँ भाई सब्जी ये है वो है। अगर पूरी खाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पांचवा जो इसका पॉइंट है, सांख्यिकी विभ्रम। ठीक है, इस विधि में संग्रहित समंकों में सांख्यिकी विभ्रम का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसके अंदर विधि है वो है सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इस विधि में समस्त इकाइयों के अध्ययन की बजाय केवल कुछ प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव करती हैं इकाइयों का अध्ययन करके समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र में इस प्रकार चुनी गई इकाइयों को नमूना, जिसे हम सैंपल या बानगी, न्यायादर्श, प्रतिदर्श कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, नमूना, बानगी, न्यायादर्श, प्रतिदर्श कह सकते हैं। जैसे, और इन सभी को इंग्लिश के अंदर हम केवल सैंपल ही बोलेंगे। प्रतिदर्श की इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इसलिए सैंपलिंग अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम समग्र के प्राप्त परिणाम के समान होंगे। इसके बारे में मैंने अभी भी आपको ऊपर बता ही दिया है कि जैसे हम किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सभी इकाइयाँ एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है एक दूसरे को। ठीक है, तो हम एक इकाई के आधार पर सभी इकाइयों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिदर्श अनुसंधान के गुण, मेरिट ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। इससे क्या होता है, समय, धन और श्रम की बचत होती है। देखो, अगर हम संपूर्ण जो समग्र होता है उसका अध्ययन न करके कुछ इकाइयों का अध्ययन करके हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा समय, धन, श्रम की बचत होती है। ठीक है, सीमित साधनों से विस्तृत जांच।
इस विधि में क्या होता है, समग्र में से कुछ इकाइयाँ छांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। इकाइयाँ सीमित होने से उसकी विस्तृत जांच एवं अनुसंधान का कार्य सीमित साधनों से संभव हो पाता है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। यदि प्रतिदर्श समुचित आधार पर यथेष्ट मात्रा में छांटा जाए तो इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष लगभग वही होंगे जो संगणना अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इजी पॉइंट है, आप देख लेना इसको। अधिक वैज्ञानिक विधि कैसे? इस विधि में क्या होता है, इस विधि में उपलब्ध समंकों की प्रतिदर्श द्वारा जांच की जाती है। यदि प्रतिदर्श यादृच्छिक विधि, जिसे हम रैंडम मेथड बोलते हैं, द्वारा छाटा गया है तो अशुद्धियों का प्राप्त सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है। प्रबंध एवं संगठन में सुविधा। प्रबंध एवं संगठन में सुविधा कैसे होती है? इस विधि में कुछ ही इकाइयों की जांच के आधार पर संपूर्ण जो निष्कर्ष होता है वो निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अनुसंधान की संख्या अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में होती है तथा संगठन में भी सुविधा रहती है। ठीक है, देखो सैंपल इन्वेस्टिगेशन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। रोनाल्ड फिशर ने प्रतिदर्श विधि के 4 प्रमुख गुण बताए हैं। कौन कौन से हैं? अनुकूलता, ठीक है, फर्स्ट जो इसका गुण है वो ये है। सेकंड गुण है इसका स्पीड, ठीक है, इसको स्पीडली हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मितव्ययिता, इकोनॉमी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे जो खर्च होते हैं वो बहुत कम लगते हैं। साइंटिफिक नेचर, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है, जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन है इसके कुछ अगर गुण हैं तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष है आइए देखते हैं। सबसे पहला है भ्रामक निष्कर्ष। भ्रामक निष्कर्ष कैसे निकालता है? यदि प्रतिदर्श का चयन अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है, जैसे हम अपनी विवेक अनुसार अगर कोई सैंपल निकालते हैं तो इस विधि से क्या होता है, जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो भ्रामक या असंतोषप्रद होते हैं। ठीक है। अधिक शुद्धता का अभाव, लेक ऑफ कंप्लीट करेक्टनेस। इस विधि में क्या होता है, जो निष्कर्ष प्रतिदर्श के आधार पर निकाले जाते हैं जिनमें मात्र कुछ इकाइयों का समावेश होता है, इसके अंदर हम संपूर्ण इकाइयों का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, अधिक शुद्धता का अभाव पाया जाता है। थर्ड जो इसमें पॉइंट है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। देखो अगर सैम्पलिंग मेथड अगर आप यूज में लेते हो तो इसके अंदर क्या होता है, साइज निश्चित करनी होती है, तो इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता ही होती है। सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त है। सजातीयता क्या होता है? होमोजीनिटी। होमोजीनिटी कैसे? जहाँ समग्र में सम्मिलित इकाइयों में पर्याप्त विविधता हो, अर्थात सजातीयता का अभाव हो, होमोजीनिटी का अभाव होता है, वहाँ इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ सैंपल लेते हैं, जैसे आम, मैंगो ले लो। मैंगो क्या है, एक खट्टा हो सकता है, एक मीठा हो सकता है, तो हम प्रत्येक मैंगो को चख कर ही देखेंगे कि वो मीठा है खट्टा है, तो इससे क्या होता है, सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त पाया जाता है। प्रतिस्थापन की समस्या मतलब प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट। अनेक बार प्रतिदर्श में सम्मिलित जांच के लिए चुनी गई इकाइयाँ किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इकाइयों का प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है। प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्रतिदर्श की निष्पक्षता समाप्त हो सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रतिस्थापन की समस्या पाई जाती है। ठीक है, सैम्पलिंग जो मेथड है इसकी कुछ उपयुक्तता है, ठीक है, सुटेबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। अनुसंधान का क्षेत्र विशाल एवं इकाइयाँ अनंत होने पर। देखिए अगर जिस चीज़ का हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अनंत है तो हमें सैंपल मेथड यूज़ में लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप प्रत्येक इकाई का इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे तो इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है और निष्कर्ष भी फिर निष्कर्ष तो माना सही निकलते हैं, बट टाइम और जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर ये जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन विधि है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। सेकंड जो इसका पॉइंट है, अनुसंधान के दौरान नष्ट होने वाली इकाइयों के संबंध में।
इससे मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता समझाता हूँ। ठीक है, माचिस के अंदर क्या होता है, हम केवल एक ही तिल्ली को जलाकर देखते हैं कि हाँ भाई जलती है नहीं जलती। ऐसा तो है नहीं कि हम जो माचिस के अंदर जितनी तिल्लियाँ होती है सबको जला के देख लेंगे, हाँ फिर बाद में बोलेंगे हाँ भाई ये सही है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन विधि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, जहाँ उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक न हो। देखिए, अगर हम सैम्पलिंग विधि प्रयोग में लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शुद्धता होती है वो कम पाई जाती है, और अगर उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक न हो तो वहाँ पर सैंपल इन्वेस्टिगेशन विधि उपयुक्त रहती है बहुत ज़्यादा। संगणना जांच का असंभव होना, यदि इकाइयाँ अनंत है और वहाँ पर अगर आप जो सेंसस मेथड अगर वहाँ यूज में नहीं ले सकते तो वहाँ पर सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। एक रूपता, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। प्रतिदर्श विधि तभी उपयुक्त रहती है जब समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे की सजातीय हो, होमोजेनिटी हो। मितव्ययता की दृष्टि से देखिए, अगर आपके पास खर्चा कम है और समय भी कम है तो उसके लिए सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन विधि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। प्रतिदर्श के कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिवनेस, प्रतिनिधित्व। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए जो समस्त समग्र के गुणों का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके। यह तभी संभव हो सकता है जबकि प्रतिदर्श लेने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया हो। ठीक है, सजातीयता, होमोजेनिटी। इसके अंदर क्या होता है, यदि एक ही समग्र में से एक से अधिक प्रतिदर्श छांटे जाएं तो उसमें परस्पर सजातीयता होनी चाहिए, मतलब सभी जो इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए और एक दूसरे के जैसी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम एक इकाई के आधार पर समस्त समग्र का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस। सभी इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, पर्याप्तता। प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयाँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयों का समावेश होगा निष्कर्ष उतने ही अधिक शुद्ध होंगे। अगर उसके अंदर अगर आप सैंपल थोड़े से लेते हो और समग्र की जो इकाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें शुद्धता बहुत कम पाई जाती है। इसलिए इसके हम जो सैंपल चूज करते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अभिन्नति का अभाव, लैक ऑफ बाइस। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिदर्श की सफलता के लिए अभिन्नति का न होना आवश्यक है, बाइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिदर्श की रीति का चयन अनुसंधानकर्ताओं के कार्य, सूचकों द्वारा प्रेषित सूचनाओं, निष्कर्षों का निर्वचन आदि समस्त स्तरों पर पक्षपात का अभाव होना चाहिए। ठीक है, वो इस प्रकार हैं जो उद्देश्य हैं। इसके अंदर क्या होता है, समग्र के संबंध में निष्कर्ष निकालना। इसके अंदर क्या होता है, आप कुछ ही इकाइयों के आधार पर संपूर्ण जो समग्र होता है उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हो। विश्वसनीयता का परीक्षण करना। इसके अंदर क्या होता है, एक ही समग्र में से छांटे गए विभिन्न देव प्रतिदर्श, जो सैम्पलिंग मेथड होता है, जैसे सांख्यिकी माप आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन मापों का समग्र के सांख्यिकी माप से भी अंतर होता है। ठीक है, संगणना अनुसंधान की सत्यता जांचना। इसके अंदर क्या होता है, संगणना अनुसंधान से प्राप्त परिणामों की सत्यता जांचने एवं जो एरर होता है उनका अनुमान लगाने के लिए प्रतिदर्श अनुसंधान करने पड़ते हैं। चौथा पॉइंट है सामग्री के प्रचालों का अनुमान लगाना। प्रचाल क्या होते हैं, जो यूनिवर्स के जो पैरामीटर होते हैं उन्हें हम प्रचाल बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर क्या है, प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों के विभिन्न सांख्यिकीय माप जैसे प्रतिदर्श माध्य, प्रतिदर्श प्रमाप विचलन आदि के आधार पर पूरे समग्र के अभिलक्षणों के विभिन्न सांख्यिकीय मापों के अनुमान लगाए जाते हैं। पांचवा जो है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। इसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक सर्वेक्षण भी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। समग्र के बारे में एक बार निरंतर जानकारी रखनी होती है तथा संगणना जांच संभव नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर पूर्व प्राप्त परिणामों में संशोधन किए जाते रहते हैं। जैसे कि
जनगणना के वार्षिक अनुमान लगाने हेतु पूर्व प्राप्त परिणामों में प्रतिदर्श के आधार पर मृत्यु एवं जन्म दर का संशोधन किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रतिचयनों में सूक्ष्मता। प्रतिचयन में सूक्ष्मता, इसको हम विश्वसनीयता भी बोलते हैं, का विश्लेषण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मता के आधार पर ही प्रतिदर्श परिणामों से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रतिदर्श के अध्ययन पर आधारित परिणाम सुनिश्चित नहीं होते हैं, वो रैंडमली मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पर होते हैं। ठीक है। विश्वसनीयता सूक्ष्मता निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। देखो, जो विश्वसनीयता आप निकालते हैं सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड के द्वारा, वो 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से? साइज ऑफ सैम्पलिंग। जो सैंपल का साइज होता है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समग्र की जो इकाइयाँ वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं और आप सैंपल थोड़ी बहुत लेते हो। सैंपल आप जितने ज़्यादा लोगे, आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा विश्वसनीय निकलेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा शुद्ध निकलेगा। ठीक है। मेथड ऑफ एस्टिमेट, आकलन विधि। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिदर्श के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि आदर्श इकाइयों से पूरे समग्र के बारे में अनुमान किस प्रकार लगाए जाते हैं। ठीक है। अधिकतर जो सांख्यिकी अनुसंधानों में अंतराल आकलनों, इंटरवल एस्टिमेट्स जिसे बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनुमान को विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इन सीमाओं की विश्वसनीयता संभाव्यता पर आधारित होती है। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वह प्रतिचयन विधि से, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन कर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे हम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे जो सैंपल के जो मेथड है, सैम्पलिंग मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, कौन कौन से मेथड है और कहाँ इनका उपयोग किया जाता है।